अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करूँगा वो है अक्टूबर नवंबर 2024 और उसका वेरिएंट 12। हमेशा एमसीक्यूज से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें रिवाइज करवाता हूँ, बताता हूँ। जैसे एमसीक्यूज तीन तरह के हो सकते हैं बेटा। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं। यूजुअली जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, एक दो बीच में होते हैं। और मोस्टली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर वो आपकी नॉलेज को असेस कर रहा होता है। अच्छा, एमसीक्यू सॉल्व करने का, अच्छा स्पेशली ट्रिकी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो बेटा, एमसीक्यू सॉल्व करने के दो तरीके हैं, चूज़ द राइट आंसर, रिमूव द रॉन्ग आंसर्स। और अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है तो फिर तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप रिमूव द रॉन्ग आंसर से कीजिएगा। हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, पता चल जाएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में। इंशाल्लाह उम्मीद है आप कुछ ना कुछ सीखेंगे इससे। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा। विच स्पीशीज कंटेन्स द डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर थ्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं बेटा इसके अंदर और फिर चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा ऐसा है जिसके बाकी तीन के से इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे। लेट्स सी। आसान सा सवाल लग रहा है, ओ लेवल्स का, ओ लेवल टाइप का सवाल है बच्चों वाला। क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 होता है, तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो 8 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस -1 का मतलब होता है 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे ऐड कर लें बेटा। 17 प्लस 8, 17 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में देखिएगा, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फ़र का प्रोटॉन नंबर 16 होता है तो इसमें 16 हो गए बेटा, और ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 होता है, 8 इंटू 4। इसमें कोई चार्ज नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 प्लस 16 प्लस 8 इंटू 4 करें, आंसर 50 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। सल्फेट में चेक कीजिए बेटा, सल्फ़र का प्रोटॉन नंबर 16 यानी 16 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 होता है तो 8 इंटू 4। 2 माइनस का मतलब हो गया 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड करो, टोटल करके देख लो 50 आएगा बेटा। ठीक है, तीनों में 50 इलेक्ट्रॉन है। ज़रा ट्रिलियम में चेक कर लेते हैं। इसका प्रोटॉन नंबर पीरियोडिक टेबल से चेक करें, 52 होगा बेटा। अब आप चेक करें, 52 इलेक्ट्रॉन तो इसमें है, -2 का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और हो गए, तो इसका मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 54। तो कैन आई से ऑप्शन डी के इलेक्ट्रॉन बाकी तीनों से डिफरेंट हैं। सो द राइट आंसर इज डी। बच्चों वाला सवाल, ओ लेवल का सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच फैक्टर कॉजेज हीलियम टू हैव हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन हाइड्रोजन। देखो बेटा, हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर होता है 1, 1s1, इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना है। हीलियम का प्रोटॉन नंबर होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2। वो कह रहा है हीलियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों, वाई? अच्छा, दोनों के 1s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, ठीक है, ख्याल रखिएगा। आए ऑप्शंस ढूंढते हैं, क्या बोलता है। ए, इन द 1s ऑर्बिटल इन हीलियम इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड की वजह होती तो हीलियम की फर्स्ट हाफ एनर्जी कम होती, क्योंकि पेयर्ड में रिपल्जन होती है और रिपल्जन की वजह से क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप फॉस्फोरस और सल्फर को चेक कर लें, सल्फर की फर्स्ट हाफ एनर्जी फॉस्फोरस से कम क्यों होती है, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसने बिल्कुल उल्टी बात बोली है ऑप्शन ए के अंदर।
ऑप्शन बी देखिएगा, द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इन हीलियम। दोनों के एनर्जी लेवल सेम है, और से देखिए 1s और 1s, तो बिल्कुल बकवास कर रहा है। ऑप्शन सी पे आता है, न्यूक्लियर चार्ज इन हीलियम इज हायर देन हाइड्रोजन। देखो बेटा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज एक प्रोटॉन की वजह से, हीलियम का न्यूक्लियर चार्ज दो प्रोटॉन की वजह से। तो व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज सी। ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं अपनी समझ के लिए बेटा, ताकि हमारी बात समझ में आ जाए, ठीक है। देयर इज लेस शील्डिंग ऑफ द आउटर शेल इन हीलियम, तो ऐसा कुछ नहीं है, शील्डिंग सबकी सेम है। अच्छा, द लोवेस्ट एनर्जी लेवल जो ऑप्शन बी था, द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इन हीलियम इज फिल्ड, ठीक है। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड दोनों 1s 1s है, ठीक है। और जो दोनों के लोवेस्ट एनर्जी हैं वो 1s 1s ही है। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ऑप्शन बी को वैसे ही स्किप क्यों कर दिया, हालांकि वो फील्ड तो है नहीं, लेकिन मसला ये है कि हाफ फील्ड फुल फील्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी तो दोनों की सेम ही हो गई ना। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है 1s, और हाइड्रोजन का 1s 1 और हीलियम का 1s 2। तो अगर कोई बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो रहा हो तो आई होप अब कंफ्यूजन ख़त्म हो गई होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों ही हाफ फील्ड और फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ किसे प्रेफर किया बेटा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन को। आपको याद होगा फर्स्ट आंसर एनर्जी के अंदर हम लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी चेक किया करो, और अगर एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो तो फिर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की जगह स्टेबिलिटी, और अगर स्टेबिलिटी का फैक्टर सेम आ जाए तो फिर न्यूक्लियर फोर्स देखा जाता है। तो अब हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी का फैक्टर यहाँ सेम है या सिमिलर है, इसलिए हमने न्यूक्लियर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन को प्रेफर किया। तो आई होप अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा तो कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ बेटा। 0.216 ग्राम एल्यूमिनियम कार्बाइड, आपको टोटल मास दे दिया एल्यूमिनियम कार्बाइड का, ठीक है। रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस मीथेन गैस, ठीक है। दिस इज द ओनली कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट। इसका मतलब है जो मीथेन में कार्बन है बेसिकली वही एल्यूमिनियम कार्बाइड की कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ओनली बोल रहा है। दिस मीथेन गैस बर्न्स कम्प्लीटली टू फॉर्म H2O एंड CO2 ओनली। तो यानी वो जो मीथेन की कार्बन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 108 सेंटीमीटर क्यूब। वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो प्रॉपर तरीका है और एक स्मार्ट तरीका है। पहले हम प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, फिर स्मार्ट तरीके पे आएंगे। ज़रा सुनिए, मैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से मास ऑफ कार्बन निकालूंगा। पहले मैं आपको तरीका बताऊं मैं करने क्या जा रहा हूँ। उसके बाद कार्बन के मास को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा टोटल मास में से 0.216, तो मेरे पास आ जाएगा एल्यूमिनियम का मास। अब मैं एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लूँगा। कैसे? डिवाइड बाय एटॉमिक मास डिवाइड बाय लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला। ये हो गया एक तरीका। पहले उस एक तरीके को देख लेते हैं, ज़रा देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे क्या कहा, मैं लिखता हूँ यहाँ, देखिएगा। कोई जगह अगर मुझे मिल जाए, मेरा ख्याल है मुझे जगह नहीं मिल रही, तो मैं यहाँ लिख दूँ। यहाँ देखें, ये 108 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जगह है ना यहाँ पे। 24 dm³ ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होती है 12 ग्राम CO2 में, ठीक है। 108 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 0.108 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होगी X। पहले मैं कार्बन निकाल लेता हूँ, ठीक है। 0.108 इंटू 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 24, ये आ गया मेरे पास मास ऑफ कार्बन। कार्बन का मास कितना आ गया? 0.054। कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम से मैंने कार्बन का मास निकाल लिया। सुने, एल्यूमिनियम का मास कैसे निकालूं? टोटल में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। टोटल कितना है? 0.216। देखिए, 0.216 माइनस 0.054, 0.216, ये आ गया मेरे पास एल्यूमिनियम का मास। कितना आ गया? 0.162।
अब मेरे पास दोनों के मासेस आ गए तो मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, वही ओ लेविस वाला तरीका। फॉर एग्जांपल कार्बन का मास है 0.054, एल्यूमिनियम का मास है 0.162, डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 27, ये इनके मासेस हैं, ठीक है। चलो डिवाइडेड बाय 27 करके पहले ये निकाल लेता हूँ, ये आ रहा है 6 × 10⁻³ और 0.054 डिवाइडेड बाय 12 किया मैंने बेटा, ये आ गया 4.5 × 10⁻³ पहला स्टेप डिवाइडेड बाय एटॉमिक मासेस। दूसरा स्टेप डिवाइडेड बाय लीस्ट वैल्यू। इनमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 4.5 × 10⁻³ 4.5 × 10⁻³ ये आ जाएगा 1, 6.0 10⁻³ डिवाइड बाय 9, आंसर ये आ गया 1.33। आगे दो, 1.3 तो नहीं लिख सकते, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कोई नंबर सोचो। मेरा ख्याल है 4 से शायद ये हो जाएगा, है ना? नहीं 3 से हो जाएगा, इंटू 3 करो, हाँ शाबाश, इंटू 3 करो तो ये हो जाएगा 4 और इंटू 3 करो तो ये हो जाएगा 3। यानी कि बेटा कार्बन हो गए 3 और एल्यूमिनियम हो गया 4, ये आंसर आ गया मेरे पास। ये हो गया प्रॉपर तरीका, ठीक है। Al4C3, व्हाट्स राइट आंसर? द राइट आंसर इज डी। अब आते हैं स्मार्ट मेथड पे। पता है आपको ये कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, एल्यूमिनियम किस ग्रुप का है? ग्रुप 13 का। एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होता है, या ग्रुप 13 पे क्या चार्ज होता है? 3 पॉजिटिव। कार्बन किस ग्रुप का है? ग्रुप 14 का। व्हाट्स द चार्ज? 4 माइनस। आर दीज नंबर कैंसल्ड आउट? नो। तो आप इन्हें क्रॉस करें, क्या बनेगा फॉर्मूला? Al4C3, आंसर फिर भी वही आएगा। तो आप चाहो तो पूरा प्रॉपर तरीके से कर लो, आप चाहो तो स्मार्ट तरीके से कर लो, मर्जी है आपकी, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा मेथड भी बताया। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे, अगर मैं डायरेक्ट आपको स्मार्ट मेथड बताता तो कुछ बच्चे बोलते, अच्छे बच्चे बोलते, सर ये क्या बात हुई। इसलिए मैंने आपको पूरा तरीका बताया, मर्जी है आपकी बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ, ठीक है। ओके, a reaction between two gases takes place on surface of catalytic converter, ठीक है, petrol engine car. In this reaction, 4 reactant molecules produce 3 product molecules. अच्छा, मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, कुछ बच्चे ना इसको देख के कंफ्यूज होंगे कि 4 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। नहीं, 4 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। व्हाट कुड बी द 2 रिएक्टेंट गैसेस इन दिस? अब ये टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप याद करें। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। ये होता है कैटालिटिक कन्वर्टर की इक्वेशन है, यही तो है। कितना आसान है। अच्छा, अब उसकी बातें इस पे फिट कैसे हो रही हैं? उसने क्या किया है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है ताकि ये होल नंबर में आ जाए। करो, क्या आंसर आएगा ज़रा देखिएगा। ये आ जाएगा 2NO प्लस 2CO गिव्स यू 2CO2 और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा N2। अब आप चेक करें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? 4, 2 और 2 4। और कितने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं? 3। यही तो बोल रहा है वो, 2 और 1 3। तो कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट बोला है, डायरेक्ट भी बोल सकता था। व्हाट कुड बी द 2 रिएक्टेंट गैसेस? देखो लिखा हुआ है 2 रिएक्टेंट गैसेस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। व्हाट्स द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा,
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। एन आयन कंटेन्स वन नाइट्रोजन, ठीक है, एंड टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। इट हैज HNH बॉन्ड एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 105। सारी बात आपको यहीं बता दी उसने। अब बताओ 105 का मतलब क्या होता है? 105 का मतलब होता है टू बॉन्ड्स प्लस टू लोन पेयर, यही मतलब होता है। हो गया पूरा सॉल्व। विच रो इज करेक्ट? नंबर ऑफ लोन पेयर और ओवरऑल आयन। अब जरा देखिएगा, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो दो तो हाइड्रोजन के साथ मैंने बॉन्ड्स बना दिए, ये देखिए बेटा, बिल्कुल वाटर की तरह होगा, लाइक दिस। अब इसमें रह गए 3 इलेक्ट्रॉन। सवाल ये है कि हमें तो 2 लोन पेयर चाहिए, 2 बॉन्ड पेयर तो हो गए, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन किया होगा। तो गेन करने पे इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस। अब आप चेक करें, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर देयर? 2। हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर? 2। व्हाट इज द शेप? वी और बेंट। व्हाट्स अ बॉन्ड एंगल? 105। तो आप चेक करें, 2 लोन पेयर हैं, तो ये गलत, ये गलत है। बी और डी में से कोई एक आंसर है। चार्ज क्या होगा? -1। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। Why does ICL have higher boiling point than Br2? ICL और Br2, सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस एरिया किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर से, इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उन पर डिपेंड करता है। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इससे, तो इसका मतलब है ICL की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं Br2 से। चलो चेक करते हैं क्या बोलता है। ऑप्शन ए में, बिकॉज द डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जीज, देखो बॉन्ड एनर्जीज का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो ये तो वैसे ही रिलेवेंट ही नहीं बोल रहा। बिकॉज द डिफरेंस इन द पोलर नेचर ऑफ ICL एंड Br2। अब आप ज़रा गौर से देखें, पोलर ICL और Br2, ऑब्वियसली ये नॉन पोलर है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन ICL डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है ये पोलर है। क्या पोलर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस नॉन पोलर या इंड्यूस इंस्टेंटेनियस डाइपोल से स्ट्रॉन्गर नहीं होती? होती है। तो इसका मतलब है द राइट आंसर मस्ट बी द बी। आगे आ जाओ, ऑप्शन सी पे चेक कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन विद इन ICL एंड Br2। तो आप इनके अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेक कर लें तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको इतना खास। ऑप्शन डी पे आ जाए, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन रिलेटिव मॉलिक्यूलर, लिंक ही नहीं है। तो मुझे जो बेस्ट आंसर लग रहा है, जो वाकई बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न हो सकता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का रीज़न हो सकता है, सबसे बेस्ट वो यही है कि पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर बेटा। सो राइट आंसर मस्ट बी द बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। इन दिस क्वेश्चन यू मे एज्यूम नाइट्रोजन बिहेव्स इन आइडियल गैस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस, ठीक है। विच वॉल्यूम डज 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। PVNRT से सॉल्व कर सकते हो, मुझे यकीन है कर लोगे। पहले मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दूँ। 1 डिवाइडेड बाय 28, ये मोल्स आ जाएंगे आपके पास। 1 डिवाइडेड बाय 28 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गए 0.035। 50 प्लस 273 केल्विन में आ जाएगा। 50 प्लस 273 ये हो जाएगा 323 केल्विन में आ गया, ये मोल हो गए। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक इतने के बराबर होता है, तो 2 बराबर होगा 2 इंटू 101 10⁻³ के, ये हो जाएगा 202,000 पास्कल के, ठीक है बेटा। आपको हमेशा से कहता हूँ कि यूनिट्स का ख्याल रखना, हो जाएगा सॉल्व। नाउ आप जानते हैं कि
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होगा, तो वी बराबर होगा एन आर टी अपॉन पी। हो गया सॉल्व। मोल्स आपके पास ये रहे 0.035, सही है, 7 होगा, 357, सॉरी ये 357 है पूरा। उसके बाद है आर की वैल्यू होती है 8.31 टी। टेम्परेचर कितना है केल्विन में बेटा 323 अपॉन प्रेशर कितना है बेटा 202,000। ये आएगा मेरे पास वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ठीक है। मैं कर लेता हूँ 0.0333357 मल्टीप्लाई बाय 8.31 मल्टीप्लाई बाय 323 डिवाइडेड बाय 202,000। बेटा ये आंसर आ गया मेरे पास 4.74 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब में है बेटा। दिस इज इन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1.0 10⁻⁻⁶ कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास, इसको मैंने डिवाइड बाय 10⁻⁻⁶ किया, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, 474 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आना चाहिए। 474 है ही नहीं कहीं, क्लोज्ड आंसर ढूंढने का ये रहा। हो सकता है हमने कुछ कैलकुलेशन में ज़रा वो किया हो, डेसिमल प्लेसेस वगैरह, राउंड ऑफ वगैरह में, लेकिन फिर भी बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि 474 हमारा आंसर आ रहा है, इनका 470 लिखा हुआ है, तो सबसे बेस्ट आंसर सी है। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ बेटा। विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन्वॉल्व इज करेक्ट। से नॉलेज, अभी तक सारे नॉलेज बेस्ड सवाल आ रहे हैं, यानी आपको केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। अब तक सारे सवाल ऐसे ही। एनी कोवेलेंट कंपाउंड दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन इट्स मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। नो, एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, ज़रूरी ये है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो NOF के साथ। ये नहीं किसी में भी हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जी नहीं। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, एल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए शर्त क्या है कि एच डायरेक्टली किससे अटैच हो, NOF में से किसी से। बी पे है आयोनिक बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन नॉट बोथ अकर इन द सेम कंपाउंड। फिर बकवास कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड में आयोनिक भी होता है और कोवेलेंट भी होता है, दोनों होते हैं, इसमें आयोनिक बॉन्ड भी हैं कोवेलेंट भी हैं। सी पे आ जाओ, आयोनिक कंपाउंड डिफर फ्रॉम मेटल दैट आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द, यस सही तो बोल रहा है। देखो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड हों और मेटल सॉलिड हों तो उनमें एक डिफरेंस ये भी होता है ना कि आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मेटल सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सी आंसर। अपनी समझ के लिए डी पढ़ लेता हूँ। द ओनली कोवेलेंट कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट आर दोज इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड्स अकर। जी नहीं, ज़रूरी नहीं है, सही है। ऐसा नहीं होता कि हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ही अकर होगा, उसके अलावा भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे अगर वैंडरवॉल फोर्सेस या इंड्यूस इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो भी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। व्हाट्स द राइट आंसर? द राइट आंसर इज सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। फॉर विच रिएक्शन इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो ढूंढ लो 1 मोल कंपाउंड हो और अपने स्टैंडर्ड कंडीशंस से बन रहा हो, एलिमेंट स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बन रहा हो। मीथेन 1 मोल बन रही है, लेकिन क्या कार्बन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है? जी नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे या रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता। ए गलत हो गया। बी पे आ जाओ। 1 मोल NO गैस बना, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, बिल्कुल सही है, बैलेंस्ड है। राइट आंसर इज बी। आगे देख लेते हैं बाकी क्यों गलत है। देखो इसमें तो कंपाउंड से कंपाउंड बन रहा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी कंपाउंड से कंपाउंड बन रहा है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस या कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ। टू स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशंस आर गिवन। ये फॉर्मेशंस गिवन, ये व्हाट इज इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन?
तो बेटा हैसिस साइकिल बना लें, आसान हो जाएगा। इसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है ना। हाँ ये हो जाएगा, ज़रा देखिएगा। अगर मैं ऐसे ऐसे सॉल्व कर लूँ, 3VCl2 और 2VCl3 प्लस V, फॉर्मेशन दी हुई है। फॉर्मेशन का मतलब अपने एलिमेंट से बन रहा हूँ, नीचे एलिमेंट लिख देता हूँ, वो वेनेडियम प्लस क्लोरीन, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपको गिवन है, कितना गिवन है, -452, -452 इंटू 3। क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि 3 मोल्स है ना, ये देखो 3 मोल्स है। कर दूँ यहीं पे इसको सॉल्व, जल्दी हो जाएगा। 3 × 452, ये आ जाएगा -1356 बेटा। ये भी मुझे दिया हुआ है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, कितना दिया हुआ है, -573। तो 573 इंटू 2 करूँगा। 2 क्यों करूँगा? क्योंकि ये 2 मोल्स है। ठीक है बेटा, ये होगा -573 इंटू 2, ये आंसर आ रहा है -1146 बेटा। अबे 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 अबे, ये पूछ रहा है आपसे इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। वी से वी इंथैल्पी चेंज जीरो होगी, एलिमेंट टू एलिमेंट इंथैल्पी चेंज सेम स्टेट में ज़ीरो होती है बेटा, तो इसलिए उसको वी को मैंने इग्नोर कर दिया। अब देखो, दिस इज़ √1 एंड दिस इज़ √2। हो गया सॉल्व। ऐसे इसने बड़ा अच्छा काम कर दिया ना। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। -1356 प्लस डेल्टा HR√1 हो गया, इज इक्वल टू -1146 √2 हो गया। इसे वहाँ ले जाओ बेटा, तो डेल्टा HR इज इक्वल टू -1146 प्लस 1356, डेल्टा HR की वैल्यू आ जाएगी 1356, ये आ गई +210, +210 बेटा। तो ये आ गई मेरे पास +210, +210। The right answer is D. आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। इक्वेशंस फॉर सम रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आर गिवन। ठीक है, इन विच रिएक्शंस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, तो इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज हो एंड रिड्यूसेस अदर, दूसरों को रिड्यूस करे। अब चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, ये रहा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, अब चेक करें, आयरन 2 जा रहा है आयरन 3 में, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, दूसरों को क्या करे, रिड्यूस, खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे एतराज़ करता है कि आप आयरन 2+ से क्यों देख रहे हैं, चलो नहीं देखते, आंसर फिर भी सेम आएगा, जब बताता हूँ। देखो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और H2O में ऑक्सीजन -2 होता है। अब आप चेक करें, -1 से -2 में जा रहा है ऑक्सीजन, क्या हो रहा है, रिड्यूस। क्या रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं? जी नहीं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं। तो फिर भी गलत हो गया आंसर। ऑप्शन 2 देखिएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और इसको देखिए। देखो, Mn में Mn+7 है, +7 से कहाँ जा रहा है, +2 में, क्या हो रहा है, रिड्यूस। किसने किया रिड्यूस? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ने। इसका मतलब है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा डेफिनेटली। कैसे, ये देखिए, H2O2 में ऑक्सीजन -1 है और O2 के अंदर ऑक्सीजन 0 है, तो आप सोचो -1 से कोई 0 जाए तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं। तो Mn +7 से +2 में गया, रिड्यूस हो गया, और
H2O2 खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब है 2, 3 पे आ जाओ। अब देखो 1 का बिल्कुल ऑपोजिट दिया हुआ, गौर से देखिए, 3 प्लस से कहाँ जा रहा है आयरन, 2 प्लस में, क्या हो रहा है, रिड्यूस। इसका मतलब है H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि वापस अगर अगर कोई बच्चा मुझ पे एतराज़ करता है कि सर आप हाइड्रोजन पर क्यों नहीं देखते, देख लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन पर में ऑक्सीजन -1 है और ये ज़ीरो में जा रहा है, सिर्फ उसे देखा करें जो चेंज हो रहा। तो -1 से ज़ीरो में जाने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब है 3 भी सही। तो 2 एंड 3 करेक्ट का मतलब हो गया द राइट आंसर मस्ट बी द सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूँ बेटा। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ aqueous thiosulfate and aqueous dioxovanadium is shown, ठीक है, which row show two correct statement about equation for this reaction, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एक्स वाई टू जी और ऑक्सीडेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेनेडियम। तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम निकाल लेते हैं ताकि ऑप्शंस जो गलत हैं वो हटा लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेनेडियम होगा माइनस, एक होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन -4, तो इसका मतलब है यहाँ +5 आएगा, तभी तो जाके +1 आंसर आएगा। तो -4 +5 का आंसर क्या आएगा, +1। आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती है। VO2 प्लस में विनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन हो गया -2, विनेडियम पे ऐसा क्या लिखूंगे आंसर, +2 आए तो +4। एक चीज तो कंफर्म हो गई, ये +5 से +4 जा रहा है, तो +5 से +4, तो इसका मतलब है या तो आंसर बी है या फिर आंसर सी है। तो ए हटा लो और डी हटा दो, आसान कर दिया। अब कर लेते हैं बी और सी में से किसी एक को, लेट्स सी। देखो बेटा, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये सब फिक्स है, सिर्फ एक्स वाई और जी को चेंज कर रहा है। कितना इसको, आप कुछ बच्चे इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर रहे होंगे, कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ बेटा, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, कहीं और हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब है वाई की वैल्यू 4 हो गई, ख़त्म, दैट्स इट। कोई और तो है ही नहीं कुछ, आप नजर अगर नज़र आ रहा है तो देख लो। अब चलते हैं एक स्टेटमेंट और। देखो बेटा, ऑक्सीजन चेक कीजिएगा, ये कितने हैं, 6, और 2 1 जा कितने हो गए, 2, 6 और 2 कितने हो गए, 8। अब ज़रा यहाँ देखिएगा, दिस इज 2 3 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 8। अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, तो चेक करें, आपने कुछ ऐसा करना है कि दोनों तरफ वेनेडियम और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो बहुत कितनी सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपने 2 लगाया, यहाँ पे आपने 2 लगाया, देखें बैलेंस हो गया। अब कैसे, ज़रा देखिएगा, 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन, 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन, तो 4 और 6 कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन। आ जाए इधर, 6 ऑलरेडी है, 2 1 ज़ा 2 है, आपको कितने चाहिए, 6 और 2 कितने हो गए, 8, तो 2 1 ज़ा 2, 10 हो गए, 10 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। तो आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें उसने कुछ नंबर्स फिक्स किए हैं, कितना आसान हो गया। तो अब देखो, x की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 4, हो गया सॉल्व। आ जाओ, अब देखो वो तुमसे बोल क्या रहा है, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा आपके। वो कह रहा है बी और सी में x एंड z आर सेम वैल्यूज, ठीक है, एंड क्वार्टर ऑफ y, सही तो कह रहा है, क्वार्टर ऑफ y तो है ये, और x एंड y आर द सेम वैल्यू एंड हाफ, नहीं सॉरी सॉरी नॉट क्वार्टर, हाफ है ना, ये हाफ है, 2 इज द हाफ ऑफ, मैं क्वार्टर सोच रहा था, सो डम्प। राइट आंसर इज सी, ठीक है। x और z, x और z सेम है, ठीक है, 2 2, और वो हाफ है y के, हाँ ठीक कह रहा है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 4, 4 का हाफ क्या होता है, 2। तो x and z are same, 2 2, and they are half of y, yes, because y is 4. So what's the right answer? The right answer is C.
क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, व्हेन सम सॉलिड Ca5 कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम अल्कलाइन फॉस्फेट है, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया ये अल्कलाइन है फॉस्फेट या बेसिक है, इज एडेड टू द बीकर ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम सेटअप, विच कंपाउंड व्हेन एडेड टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ दिस प्रेजेंट। अच्छा अब देखो ये कहाँ प्रेजेंट है, बैक, यानी कुछ ऐसा करो कि ये बैकवर्ड चला जाए, वापस आ जाए। ओके, द राइट आंसर इज ए। देखो ये बेस है, बेस, ठीक है, ये बेस है। अगर आप अमोनिया डालेंगे तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया इज अ बेस, ठीक है, या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं ना, इट्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेटा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करोगे तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड, और क्या चीज़ ज़्यादा होती जाएगी, अल्कलाइन फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। बाकी क्यों गलत हैं मुझे तो सब रिलेवेंट ही नहीं लग रहे। देखो अमोनियम क्लोराइड डालोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, क्यों, क्योंकि अमोनियम आयन हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, वाटर और अमोनिया गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ये तो और ज़्यादा आगे जाएगा। हमें बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, ए। बाकी सी और डी में से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करे, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कुछ नहीं है ना इसके अंदर, इसलिए तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, आंसर मस्ट बी ए। तो आपको एल अमोनिया डालने का मतलब हो गया आप एल्कली डाल रहे हैं या बेस डाल रहे हैं, और बेस प्रोडक्ट साइड पे, तो प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, गैशियस हाइड्रोजन एंड गैशियस आयोडीन रिएक्ट फॉर्म गैशियस हाइड्रोजन आयोडाइड इन एक्सपेरिमेंट 2 moles of hydrogen, 2 moles of iodine are placed in a sealed container of 1 dm cube, ठीक है। The Kc for this reaction under condition is 9, okay। How many moles of hydrogen iodide present at equilibrium? थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, इसको मैं कर देता हूँ, ज़रा देखिएगा, आपको नज़र आ रहा है ना, हाँ बस सही है। देखो बेटा ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 2, और हाइड्रोजन आयोडाइड होगा 0, ये होगा 2 - x, ये होगा 2 - x, और ये हो जाएगा 2x, ठीक है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द x। अब आपको Kc की वैल्यू दी हुई है, तो Kc बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है। Kc की वैल्यू आपको दी हुई है 9 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर अपॉन 2 - x, 2 - x यानी कि 2x का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ले लो, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 - x। ज़रा और सॉल्व कर लो तो 2 3 6 -3x इज इक्वल टू 2x। 3x को वहाँ ले जाओ, 3x को वहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 5x, x बराबर होगा 6 अपॉन 5, तो 6 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा x 1.2, x आएगा 1.2। वो आपसे क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाइड्रोजन आयोडाइड तो 2x है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 2.4 बेटा, हो गया। सो व्हाट्स द राइट आंसर, 2.4 ईयर, ठीक है, ये 2x होगा, ठीक है। तो हमने x निकाला, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 2x आ गया हमारे पास 2.4। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, व्हाई डज द रेट ऑफ गैशियस रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन द प्रेशर इंक्रीज एट अ कांस्टेंट। अब ये ओ लेवल वाला सवाल पूछ लिया, प्रेशर बढ़ाने से गैसेस का रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है, क्योंकि जाहिर बात है उनके जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। ढूंढ लो कहाँ लिखा हुआ है, मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी, एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं, द पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस इन विच दे मूव, नो, प्रेशर बढ़ाने से तो दे विल कम क्लोजर, पार्टिकल्स विल मूव फास्टर, सिर्फ फास्टर मूव करने से नहीं होगा, रेट बढ़ता है कोलिजन्स से बेटा, देर आर मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स, राइट आंसर इज डी।
अब ये टोटली नॉलेज बेस्ड और ओ लेवल की नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस कैपेबल ऑफ रिएक्शन इज शोन। The two curves represent as a mixture of gases at 25 degrees centigrade और 35 The activation energy for catalyzed और uncatalyzed, यानी उसने क्या किया, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक ही ग्राफ में डाल दी हैं। कोई बात नहीं, हम पहले अलग अलग कर लेते हैं, ज़रा सुनिएगा। देखो बेटा, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा लोअर पे, और ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा हायर। क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कर्व राइट और डाउन जाता है। कंफर्म हो गया? होगी ज़िंदगी में सुकून, आ जाओ। अब वो आपसे बोल रहा है विच रो इज़ करेक्ट। रो में दिया क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनफ, ये वही वाली एनफ एनर्जी का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी वाली बात जो कर रहा है वो, कि इनके पास प्रोडक्ट बनाने की कैपेबिलिटी है या नहीं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनफ एनर्जी टू रिएक्ट एट 25, यानी लोअर एनर्जी की बात कर रहा है। तो बेटा इस वाले ग्राफ की बात कर रहा है, इस वाले ग्राफ की गौर से देखिए, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को देखो। अब आप देखो, और कह रहा है इन द कैटलाइज्ड रिएक्शन। दो बातों गौर से सुनो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं इसको ए बी कर दूं, यार पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, ए और इसे बी कर देता हूँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, सिर्फ कर्व ए को फोकस कीजिए। तो कर्व ए के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का बॉर्डर ये है, कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कर्व बी, डब्ल्यू और एक्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जो पार्टिकल्स प्रोडक्ट बना सकते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के बॉर्डर से आगे की तरफ होंगे। तो आगे की तरफ कौन कौन है, वाई और जेड ओनली। सिर्फ कर्व ए देखिए, बी को छोड़ दें। अभी अभी हम बी पे जा ही नहीं रहे, वो हमसे 25 पे पूछ रहा है और कैटलाइज्ड पे पूछ रहा है। तो बेटा ए गलत, बी गलत, सी और डी में से कोई एक आंसर है। डन हो गया? आ जाओ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इनफ एनर्जी टू रिएक्ट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। फिर गौर से देखिएगा, कर्व ए को इग्नोर कर दें, सिर्फ कर्व बी देखिए। कर्व बी के लिए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी का बॉर्डर ये है। आप चेक करें बेटा, इसके अंदर आपके पास क्या क्या है। मतलब अगर आप गौर से देखें तो आपके पास आ क्या क्या रहा है वो देख लें। सिर्फ एक्स और जेड, इससे पीछे वाले कौन है, डब्ल्यू और वाई, वो तो हटा दें। इस एक्टिवेशन एनर्जी के बाद आपके पास सेकंड कर्व को देखिएगा, बस क्या क्या आ रहा है। आप ए को इग्नोर कर दें, बी को देख लें सिर्फ, तो आपके पास क्या क्या आ रहा है, एक्स और जेड आ रहा है। सो द राइट आंसर मस्ट बी द दिस वन। सही है? आई होप बात समझ में आ गई। तो उसने किया क्या है, दो कर्व्स को मिला दिया। अच्छा, अगर किसी बच्चे को अब भी नहीं समझ में आया ना बात, तो मैं उसको एक छोटी सी नसीहत करता हूँ। इन दोनों कर्व्स को अलग अलग बना के ना कंपेयर कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? और आसान हो जाएगा। लेकिन आई होप इतने स्मार्ट होते हैं ए लेवल्स के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। द ऑक्साइड इज इनसॉल्यूबल इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। बेस किन दो तरह के ऑक्साइड्स को डिसॉल्व कर सकता है, एसिडिक को और एम्फोटेरिक को। ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है, तो ये बेस में डिसॉल्व नहीं होगा। ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। सोडियम एंड सल्फर आर बर्न सेपरेटली इन ऑक्सीजन। ठीक है? ईच रिएक्शन हैज़ अ डिस्टिंक्टिव कलर फ्लेम, विच रो इज कलर। अच्छा, कलर पूछ रहा है तो बेटा ये तो फिर नॉलेज बेस है। सोडियम का येलो होता है और सल्फर का ब्लू। तो सोडियम का ये गलत, ये गलत, येलो और सल्फर का ब्लू। यस, सी इज आंसर। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बेटा, फ्लेम टेस्ट आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19। एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है? उसके बाद वो बोल रहा है आपसे एक्स, वाई हैज़ अ ग्रेटर अटोमिक नंबर देन एक्स। इसका मतलब है
ग्रेटर एटॉमिक नंबर का मतलब लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ y इधर होगा और x पीछे होगा, ठीक है। द स्टेबल आइन फॉर्म बाय y हैज़ अ ग्रेटर रेडियस। ओ, इसका मतलब ये हो गया, अगर इसका आइन स्टेबल हो और इसका रेडियस ग्रेटर हो तो ये बेसिकली नेगेटिव आइन बना रहा है। सही है। देन द स्टेबल आइन फॉर्म बाय द x, तो इसका मतलब है x का रेडियस छोटा है और y का रेडियस बड़ा है, ठीक है। द स्टेबल आइन फॉर्म बाय y हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन, और आसान कर दिया। अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन किस में हो सकते हैं, मे बी फॉस्फाइड, मे बी सल्फाइड, मे बी क्लोराइड। तो इसका मतलब है x कहीं पीछे पीछे कोई है। विच रो इज करेक्ट? क्या क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेबल आइन ऑफ x, और देखो 18 का मतलब हो गया 3 शेल हो गए, 2 8 ठीक है। इसका मतलब ये हो गया अगर x का रेडियस छोटा है तो शेल कम ही है ना उसके, ठीक है। ओके, अब देखें एलिमेंट विद द ग्रेटर एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है पहले तो, नॉट आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। देखो बेटा, लेफ्ट टू राइट रेडियस छोटा होता है, इसका मतलब है एक्स का रेडियस ग्रेटर होगा वाई से। तो ये हटा दो और ये हटा दो, ठीक है। लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीजेस, तो एक्स अगर लेफ्ट पे है तो एक्स का रेडियस बड़ा है। अब आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेबल आयन। अब सोचो दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकते ना। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज ए। मैं इसको आपको एक आसान तरीके से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन को ले लें और फॉर एग्जाम्पल फॉस्फाइड आयन को ले लें, ये लें, आसान कर दिया मैंने, पूरा फिट बैठ जाएगा इस पर। देखिए ये हो जाएगा 2 8 और ये हो जाएगा 2 8 8। अब गौर से देखिए, सोडियम एटम का रेडियस फॉस्फोरस एटम से बड़ा होता है, फॉस्फाइड आयन का रेडियस सोडियम आयन से बड़ा होता है। अब आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैंने फिट करके बिठा दी, दोनों में लगा ले, किसी में भी कर सकते थे, मैंने 2 एग्जाम्पल दे दी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आए, कहता है X इज अ ग्रुप 2 एलिमेंट इन ईदर पीरियड 3 और पीरियड 5, ग्रुप 2 का है, ठीक है। X हाइड्रोक्साइड इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, का मतलब है कैल्शियम से ऊपर है, क्योंकि डाउन द ग्रुप 2 सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। तो अगर XOH लेस सॉल्युबल है, टेकिन ट्वाइस लेस सॉल्युबल है, तो कैल्शियम से ऊपर है, या तो बेरिलियम है या मैग्नीशियम है। वट विच रो इज करेक्ट? आइडेंटिफाई एक्स। तो पहले तो स्ट्रोंटियम तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कैल्शियम से नीचे तो ज़्यादा सॉल्युबल होता है। मैग्नीशियम आंसर हो सकता है। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट, तो डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट की इक्वेशन में बेटा एक्स नहीं बनता, मेटल ऑक्साइड बनता है। ये रहा मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। राइट आंसर इज बी। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इसे कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।